डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का निर्मल ऐप पर स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक चल रहा था फिनॉल की अम्लीयता, और फिनॉल की अम्लीयता के हमने दोनों रीजन पढ़ लिए थे। उसके बाद फिनॉल की जो अम्लीयता है उसका हमने कंपेयर कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लीयता है उससे कर रहे थे। उसको मैं आज दोबारा बता रहा हूँ कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कौन अधिक एसिडिक होता है और क्यों। देखिए, एक क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ। फिनॉल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कौन अधिक अम्लीय होता है और क्यों। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखना है कौन अधिक मोर एसिडिक होता है। विच इज द मोर एसिडिक, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और भाई। देखिए, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कौन अधिक अम्लीय होता है और क्यों होता है। इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल का जब आप आयनन करते हैं, ये फिनॉल है, फिनॉल का जब आप आयनन करते हैं, ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन। इसमें से प्रोटॉन्स क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड जो आयन होता है इसके अंदर 5 अतुलकारी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। 5 अतुलकारी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, 5 अतुलकारी अनुनादी संरचनाएं। ये मैंने आपको कल बता दिया किस तरीके से बनती हैं। अब देखिए, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बंद कर दी सर, इसमें एंगी बीत गई। देखो स्टूडेंट, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं? आयनन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का आयनन करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा और इससे अपने पास क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर तुल्यकारी अनुनाद पाया जाता है। अब तुल्यकारी अनुनाद किस तरीके से पाया जाता है ये देखिए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहाँ, तो RCO माइनस डबल बॉन्ड O, इन दोनों का क्या बना है? अनुनाद संकर। तो RCOO डेल्टा माइनस 1/2 और डेल्टा माइनस 1/2, बॉन्ड बन भी रहा है और क्या हो रहा है? टूट भी रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों अनुनादी संरचनाओं का जो नाम होता है वो कहते हैं तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। तुल्यकारी अनुनादी संरचना इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर 2 तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इन 2 तुल्यकारी अनुनादी संरचनाओं की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायित्व होता है मोर स्टेबल होता है
कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है। ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर दो तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से क्या होते हैं? ज़्यादा अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपको किस तरीके से लिखना है? आपको लिखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के आयनन से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर दो तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता ज़्यादा होती है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में 5 अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल होता है, इसलिए फिनॉल कम अम्लीय होता है। क्लियर? और बोर्ड एग्जाम में कई बार कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं बनवाई गई हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन की जो अनुनादी संरचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन की ये जो अनुनादी संरचना होती है इस तरीके से बनानी होती है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? राइट द रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो फर्स्ट, सेकंड, और ये इनका क्या होता है? अनुनाद संकर। क्लियर हुआ? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिनॉल एवं एल्कोहल में से कौन अधिक अम्लीय होता है और क्यों? ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक शब्द में आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि फिनॉल के अंदर अनुनाद उपस्थित होता है, इसलिए फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। लेकिन अनुनाद किस तरीके से संपन्न होता है ये देखें आप। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये फिनॉल होता है, फिनॉल का क्या करते हैं हम? आयनन जब करते हैं तो इससे बनता है फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बना? फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है, इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से ड्यू टू रेजोनेंस रेजोनेंस के कारण ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ये एल्कोहल। एल्कोहल का भी क्या करते हैं? आयनन करते हैं, और इससे क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन और H+। इसका नाम होता है एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, एल्कोक्साइड जो आयन होता है इसके अंदर रेजोनेंस अनुपस्थित होने की वजह से, अनुनाद अनुपस्थित होने की वजह से ये जो ऋणावेश होता है, इस ऋणावेश का केवल स्थानीकरण होता है, विस्थानीकरण नहीं होता। विस्थानीकरण का मतलब क्या है? यदि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो उसको कहते हैं विस्थानीकरण, इन्वॉल्व नहीं होता उसको कहते हैं स्थानीकरण। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस अनुपस्थित होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? लोकेलाइड होता है। कैसा होता है? लोकेलाइड। हिंदी में कहते हैं स्थानीकृत होता है। ठीक है, स्थानीकृत होने की वजह से ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है कैसा होता है? लेस स्टेबल। अब मोर स्टेबल कौन सा है? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसलिए फिनॉल एल्कोहल से अधिक एसिडिक होता है।
इस कंप्लीट रिएक्शन को यदि आप भूल जाएं तो आप एक शब्द में भी आंसर दे सकते हैं कि फिनॉल में अन्नाद उपस्थित होने के कारण फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है, किससे? एल्कोहल से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब देखिए फिनॉल की जो अम्लीयता है इस पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। ये जो प्रतिस्थापी समूह हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों का प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अब देखिए यदि फिनॉल में बेंजीन वलय की जो ऑर्थो स्थिति होती है और पैरा स्थिति होती है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन से होते हैं? जिनका -R या -I इफेक्ट होता है। देखिए -R या -I इफेक्ट वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं? या तो NO2 ग्रुप हो, ठीक है, या साइनाइड ग्रुप हो, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, या नाइट्रोसो ग्रुप हो, या SO3H ग्रुप हो, या एल्डिहाइड ग्रुप हो, या कीटोनिक ग्रुप हो। इनमें से कोई सा भी ग्रुप यदि फिनॉल में बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति या पैरा स्थिति पर जुड़ जाता है तो फिनॉल के अंदर फिनॉक्साइड जो आयन होता है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की प्रेजेंस में जो फिनॉल होती है उसकी अम्लीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया। यदि फिनॉल में बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति या पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या तो NO2 जुड़ जाए, या साइनाइड जुड़ जाए, या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाए, या नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ जाए, या सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाए, या एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाए, या कीटोनिक ग्रुप जुड़ जाए, इन समूहों की प्रेजेंस में फिनॉल से बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसलिए फिनॉल की जो अम्लीयता होती है इन समूहों की प्रेजेंस में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखिए अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये अपने पास पर्टिकुलर ये दे रखा है, एक तो फिनॉल दे रखा है और एक अपने पास दे रखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका भी जब आप आयनन करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया इससे क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन। H+ रिमूव हो जाएगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका क्या नाम है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका भी यदि आप आयनन करें तो इससे भी क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। अब देखिए ये भी फिनॉक्साइड आयन है और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है? तो देखिए मैंने आपको बताया यदि फिनॉल में बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, मैंने क्या जोड़ दिया? नाइट्रो ग्रुप, तो इनसे बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसका स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
तो ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। अब मोर स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये जो ऑक्सीजन एटम होगा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉमन फिनॉल की तुलना में क्या हो जाएगी, और डाउन हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी तो आसानी से प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और प्रोटॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कैसा होता है, लेस स्टेबल। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम आपसे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल और सामान्य फिनॉल में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो आपको बताना है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्यों होता है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल से बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसका स्थायित्व सामान्य फिनॉक्साइड आयन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लता सामान्य फिनॉल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दे रखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये होता है नॉर्मली फिनॉल। देखिए इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये होता है फिनॉल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल को अम्लता के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इन चारों में से मोर एसिडिक कौन सा है, तो देखिए ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है इसकी जो अम्लता होती है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक होती है। अब क्यों होती है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। किस तरीके से बनता है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, और ये जो फिनॉल दे रखा है इसके अंदर तीनों का हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह प्रेजेंट नहीं है तो इसकी तो एसिडिटी सबसे ही कम होगी। तो एसिडिटी का यदि हम घटता क्रम लिखें तो क्या आएगा अपने पास, ये इसका घटता क्रम हो गया। लेकिन अपनी बुक के अंदर कुछ प्रैक्टिकली डाटा दे रखे हैं, pKa के मान, किसके मान दे रखे हैं, pKa के मान। अब देखिए pKa पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए pKa का जो मान होता है 7.1 होता है, इसके लिए pKa का मान 7.2 होता है, इसके लिए pKa का मान 8.3 होता है, और फिनॉल के लिए 10 होता है। अब देखिए pKa क्या होता है, pKa होता है -log K। अम्लों का जो आयनन स्थिरांक होता है उसका ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है, pKa। क्या कहलाता है, pKa। और ये प्रैक्टिकली डाटाज होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन अपने को ये भी ध्यान रखना है ऐसा कोई रिलेशन अपने पास आ जाए तो एसिडिटी समानुपाती होती है K और व्युत्क्रमानुपाती होती है pKa। इसका मतलब समझिए कि जिन यौगिकों के लिए K का मान ज़्यादा होगा उनकी अम्लता ज़्यादा होगी, और जिन यौगिकों के लिए pKa का मान ज़्यादा होगा उनकी अम्लता क्या होगी, कम। तो देखिए फिनॉल के लिए pKa का जो मान दे रखा है 10 दे रखा है, इसलिए इसकी जो अम्लता है वो क्या है, सबसे कम है। और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसके लिए pKa का मान 7.1 दे रखा है, इसलिए इसकी जो अम्लता है वो सबसे ज़्यादा है।
दूसरा रीजन मैंने आपको ये भी बता दिया कि पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा अम्लीय क्यों होता है। तो मैंने एक शब्द में आंसर बताया था कि पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसके अंदर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से कम वाष्पशील होता है क्यों। तो आपको जवाब देना है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल की वाष्प कम बनती है। ठीक है, किसकी ज़्यादा वाष्प बनती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। तो ये जो क्रम है बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्रम अपने को आना चाहिए। इसको वो घटता क्रम पूछ सकता है, तो मैंने आपको घटता क्रम बताया, बढ़ता क्रम भी पूछ सकता है, उल्टा क्रम। घटते क्रम में तो आप किसका निशान लगाते हैं, ग्रेटर देन का। बढ़ते क्रम में लेस देन का लगाते हैं। ये ध्यान रखना है, जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर किस तरीके से अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखिए ये होता है अपने पास पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इन दोनों के मध्य बनने वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर। ये तो क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों के मध्य बनने वाले ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इसकी वाष्प कम बनती है, उसकी वाष्प ज़्यादा बनती है। इसलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, उसकी एसिडिटी कम होती है। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की प्रेजेंस में फिनॉल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि फिनॉल में बेंजीन विलय की ऑर्थो या पैरा स्थिति से कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ जाता है तो उनसे बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसलिए फिनॉल की अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूहों का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूहों का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी जो समूह होते हैं उनकी प्रेजेंस में फिनॉल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यदि फिनॉल की वही बेंजीन विलय की कौन सी स्थिति ऑर्थो या पैरा, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स जुड़ जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं,
CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। अर्थात जिनका +I या +H इफेक्ट या +R इफेक्ट होता है, उनमें से यदि कोई भी ग्रुप फिनोल में बेंजीन वलय की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ जाता है तो उनसे बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसका स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए एसिडिटी क्या हो जाती है, ग्रुप्स की प्रेजेंट में घट जाती है। देखिए किस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है। फिनॉल इसका आयनन करते हैं तो इससे क्या बनता है, वही फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये माना कि मैंने एग्जाम्पल में पैरा स्थिति पर CH3 ग्रुप लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम होता है पैराक्रिसॉल। क्या नाम है, पैराक्रिसॉल। इससे भी बनने वाला ये फिनॉक्साइड आयन है। अब देखिए इन दोनों का कंपेयर करते हैं। ये जो CH3 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ऑक्सीजन एटम्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इससे प्रोटॉन निकालना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, और ये कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। यदि हम दोनों का कंपेयर करेंगे पैराक्रिसॉल और फिनॉल में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है तो आपका जवाब आएगा फिनॉल। आपका जवाब क्या आएगा, फिनॉल। ठीक है, अब देखिए ये जो पैराक्रिसॉल होता है और क्या हो सकता है, ऑर्थोक्रिसॉल हो सकता है, मेटाक्रिसॉल हो सकता है। ठीक है, उनकी स्थिति में फिनॉल की जो अम्लीयता है उसका आपसे घटता क्रम या बढ़ता क्रम भी पूछ सकता है। इसमें एक लाइन आपने को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की प्रेजेंस में फिनॉल की जो अम्लीयता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि इन समूह की उपस्थिति में बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसका स्थायित्व घट जाता है। अब देखिए जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्रम का आता है कि निम्न यौगिकों को अम्लीयता के घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। इस तरीके से मिलेगा, निम्न यौगिकों को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये फिनॉल दे रखी है, ये दे रखा है मेटाक्रिसॉल, ये दे रखा ऑर्थोक्रिसॉल, और ये दे रखा है पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और फिनॉल। अब इन चारों को एसिडिटी के बढ़ते या घटते क्रम में अपने को अरेंज करना है। कौन सा पूछा है, बढ़ता क्रम। तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ प्रैक्टिकली डाटाज होते हैं। प्रैक्टिकली जो डाटाज होते हैं उनमें pKa की वैल्यू दी जाती है, और ये भी बताया कि एसिडिटी समानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती pKa। ठीक है, अब देखिए मैंने pKa का मान बताया था, फिनॉल के लिए कितना होता है, 10 होता है। ये जो मेटाक्रिसॉल होता है, मेटाक्रिसॉल के लिए pKa का जो मान होता है वो 10.1 होता है, और ये जो ऑर्थोक्रिसॉल होता है इसके लिए pKa की जो वैल्यू होती है
वो 10.2 होती है, और इसके लिए भी pKa की जो वैल्यू होती है वो 10.2 ही मानते हैं। ये 10.2 से थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये अपने पास pKa की वैल्यू दे रखी है, और मैंने आपको बताया कि जिन यौगिकों के लिए pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी उनकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो इन चारों में से लेस एसिडिक कौन होगा? देखिए ये जो pKa दे रखा है इसकी जो वैल्यू है 10.2 से थोड़ी सी कम होती है। इसकी एक्यूरेट कितनी होती है? 10.2, ठीक है। तो सबसे कम जो एसिडिक होगा वो होगा ऑर्थोक्रिसॉल, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? इन चारों में फिनॉल होगा, क्योंकि फिनॉल के लिए pKa की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। अब देखिए इनकी एसिडिटी का यदि हम बढ़ता क्रम लिखें तो सबसे कम किसकी है अपने पास? ऑर्थोक्रिसॉल, देन आफ्टर पैराक्रिसॉल, देन आफ्टर मेटाक्रिसॉल, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फिनॉल। ये इनकी अम्लीयता का क्या होता है? बढ़ता क्रम, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा दे रखा है? फिनॉल दे रखा है। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला और ये जो क्वेश्चन, दोनों बोर्ड एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इनका घटता क्रम भी पूछ सकता है और बढ़ता क्रम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए फिनॉल का जो OH समूह है, इसकी जो रिमेनिंग रासायनिक जो अपक्रिया हैं उनका डिस्कस हम कल करेंगे। थैंक यू।